ये जब आप बाय डिफ़ॉल्ट जब आप यहाँ एंटर करते हैं तो ये खुद ब खुद आपके कर्सर को इस पोजीशन पर ले जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल कुछ चेंजेस यहाँ करना शुरू हो गए और फिर जब ऊपर जाते हैं तो होता क्या है, ये कर्सर यहाँ पर आएगा और फिर आप इसी पे यही कोडिंग करना शुरू करें। अच्छा, आपको क्या करना चाहिए कि यहाँ पर अगर आप आ गए हैं तो आपको यहाँ पर टैब प्रेस करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर टैब प्रेस करने का मतलब क्या है कि इस फंक्शन के अंदर मैं काम कर रहा हूँ। ये मैंने हरगिज़ मेरा मतलब ये था कि आप पूरे के पूरे इस प्रोग्राम को एक दफ़ा टैप कर दें, ये हरगिज़ मतलब नहीं है। आप कहने का मतलब ये था कि फंक्शन के अंदर अगर आप काम करें तो आप एक दफ़ा टैप कर दें, फिर अगर इफ लग रही है और इसके अंदर दोबारा भी काम कर रहे हैं तो फिर आप एक दफ़ा और टैप करें। ये फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप कोई इफ लगाते हैं तो इफ, ठीक है, यहाँ कोई कंडीशन आती है और यहाँ पर आते हैं, आप एंटर करते हैं, या अगर आप ब्लॉक यूज़ करेंगे तो खुद ब खुद आपको उस इंडेंटेशन पे ले जाएगा, ठीक है। और अगर आप गलती से एक बार पीछे चले गए हैं तो फिर आपको, अच्छा, एक और चीज़ है यहाँ पर जिसका नाम है, आई डोंट नो, आप लोग कीबोर्ड पे ना दो कीज होती है, इसका नाम, एक का नाम होता है होम, एक का नाम होता है एंड। होम का क्या मतलब होता है? होम का मतलब होता है शुरू में आता है, ठीक है, और एंड का मतलब होता है एंड पे आता है, ठीक है। तो मैं आपको इसके बहुत ये शॉर्टकट्स हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, मुझे अब पता भी नहीं होता मैं यूज़ कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस जगह पर हूँ, इस लाइन पर हूँ, अभी मैं अगर इस लाइन पर हूँ और मैंने इस लाइन के बिल्कुल एंड पर जाना है, ठीक है, तो मैं ये एंड प्रेस करूँगा तो मैं एंड पे आ जाऊँगा, ठीक है। इस तरह अगर मैं शिफ्ट, अगर मैं होम प्रेस करूँगा तो मैं सबसे पहले शुरू में आ जाऊँगा, ठीक है। यानी इस आईडीई की जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें अगर आप दोबारा से मैं होम प्रेस करूँगा तो ये बिल्कुल शुरू में लगेगा, ठीक है। इस एंड प्रेस करूँगा तो मैं एंड पे आ जाऊँगा। अच्छा, एक बात बताएं, अगर मैं शिफ्ट होम प्रेस करूँगा तो क्या मतलब है? शिफ्ट का मतलब है सिलेक्शन करते रहो, तो जब मैं शिफ्ट होम करता हूं तो इसका मतलब है सिलेक्शन होती है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं कहता हूं कि मैं इस लाइन पर हूं और मैं शिफ्ट डाउन प्रेस करूं, क्या मतलब होना चाहिए? एक लाइन भी होगी और साथ सेलेक्ट भी होती जाएगी, ये देखिए, ठीक है। अच्छा, टैब का मतलब क्या होता है? ये आगे की तरफ पूरी जो पूरा ब्लॉक है, हमें 8 स्पेस था, लेकिन अगर मैंने पूरी सिलेक्शन की हुई है और फिर मैं टैब दबाता हूँ तो उसका मतलब क्या होगा? पूरी की पूरी जो सिलेक्शन है वो आगे चली जाए। तो फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये पूरी सिलेक्शन आगे जा रही है, ठीक है। अच्छा, शिफ्ट टैब का क्या मतलब होगा? शिफ्ट टैब का क्या मतलब होगा? शिफ्ट टैब का मतलब है बैक की तरफ आए, क्योंकि शिफ्ट क्या होता है वो आमतौर पर उसका उलट भी यूज होता है, तो शिफ्ट टैब से वापस आ गए, ठीक है, ठीक है। तो देखो बिल्कुल शुरू में ले आया और फिर मैंने यूं एक बार टैब किया तो ये दोबारा उसको बदल आया, ठीक है। ये अलाइनमेंट प्लीज आप जरूर करें, क्योंकि आपको कोड के सबसे ज्यादा जो मसले मैंने अभी देखे हैं, जिनकी मैं देख रहा हूँ सबसे ज्यादा जो मसला आप वो एक्चुअली अलाइनमेंट का था कि आपको पता ही नहीं लग रहा होता कि ये ब्लॉक यहाँ से शुरू होना है, यहाँ खत्म होना है, फिर ये ब्लॉक शुरू होना है, यहाँ खत्म होना है, ठीक है। ये बात समझ आई? अच्छा, एक राइट। अच्छा, अब मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बताता हूँ। मेरे ख्याल में अभी तुम इस स्टेज पे पहुंच चुके हो कि तुम्हें ये बताना बहुत जरूरी हो गया, वरना तुम्हें पता नहीं लग रहा कि तुम ब्लॉक लगाते हो तो उसका मतलब क्या होता है। अच्छा, कोड में आप ना जो भी कोड लिख रहे हैं उस कोड में आप कहीं भी आप ये ब्लॉक बनाना चाहें तो बना सकते हैं। आपका कोई भी कोड है उसमें मैं एक दफा ये ब्लॉक बना दूं उसका, ये तो मैं बना सकता हूं। ब्लॉक का एसेंशियली मतलब क्या है? ब्लॉक का मतलब ये है कि ये पीस ऑफ कोड है, ये इस पोर्शन में होगा और इसी पोर्शन में होगा, ओके। अच्छा, ब्लॉक के अंदर मैंने आपको पहले बात बताई थी, ये आगे कहीं भी बना सकते हैं, या आप किसी इफ के साथ भी एसोसिएट कर सकते हैं, किसी वाइल के साथ भी एसोसिएट कर सकते हैं, आप चाहें तो किसी के साथ ना एसोसिएट करें। मैं पूरे वाइल वाले पूरे कोड के अंदर मैं अभी ब्लॉक बनाता जाऊँ वो आपको अलाउ करेगा, ठीक है। ये समझ में आ गया? जो रिक्वायरमेंट होती है वो सिर्फ ये होती है कि ब्लॉक्स हैं जितने आपने ओपन किए हैं उतने क्लोज होने चाहिए, ठीक है। ऑलराइट, चलिए अच्छा, ये बात समझ आ गई कि जितने ब्लॉक्स आपने ओपन किए हैं उतने ही ब्लॉक्स, या तो मिला के बैठो आप ना आपकी वजह से पीछे नजर नहीं आना, आप बोलो साइड पे हैं, आप साइड पे नहीं है, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ, आप यहाँ पर, ठीक है।
अच्छा, ब्लॉक का मतलब क्या होता है? ब्लॉक का मतलब ये है कि जब आप एक ब्लॉक शुरू करते हैं तो उसका मतलब है इसके अंदर कुछ स्टेटमेंट्स आ सकते हैं, ठीक है? अच्छा, मैंने आपको कहा था कि एक ब्लॉक में एक ही वेरिएबल होता है, नहीं, एक ब्लॉक में एक वेरिएबल का, एक नाम का वेरिएबल एक दफा बन सकता है, ये मैंने कहा था ना आपको। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ये प्लीज ये बात सुनना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, जो कि आपका जो नेक्स्ट स्टेज होगी इसी असाइनमेंट की, जो कि अभी मैं नहीं आपको रिक्वायर नहीं कर रहा हूँ, आपको शायद नेक्स्ट क्लास में करें, क्योंकि आपका भी मसले आ रहे हैं, तो वी आर स्टॉपिंग फॉर अ व्हाइल। अच्छा देखिए, ब्लॉक का क्या मतलब है? ब्लॉक का मतलब ये है कि अच्छा, ब्लॉक के अंदर ये कुछ स्टेटमेंट हो सकती है, ठीक है, ये आप किसी इफ के साथ एसोसिएट कर देंगे तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये इफ ट्रू होगा तो ये सारी स्टेटमेंट्स चलेंगी, ठीक है। इसी तरह अगर आप वाइल लगा दें तो वाइल का क्या मतलब होगा कि ये जो वाइल है इसके साथ ये सारी स्टेटमेंट्स चलेंगी, ठीक है, ये बात समझ। इसी तरह अगर आप चाहें तो एक डू वाइल भी लगा सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अगर आप डू वाइल लगाएंगे उसके बाद पहले वो इस डू के साथ ये एसोसिएशन कर देगा और फिर वो इस वाइल कंडीशन को चेक करेगा, ठीक है। ब्लॉक का मतलब ये होता है, ठीक है। अच्छा, एक और जो बड़ी एसेंशियल बात है वो ये कि आपने एक ब्लॉक बनाया, ठीक है, इसमें आपने एक इंटीजर x डिक्लेयर किया, ठीक है, इंटीजर x डिक्लेयर किया और फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू रख दी 10, ठीक हो गया, ऑलराइट जी। आप सी आउट अगर x करेंगे तो क्या आउटपुट होना चाहिए? 10 आउटपुट होगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं काम करता हूं, यहां पर एक ब्लॉक दोबारा शुरू करता हूं, ठीक है, मैंने किसी इफ के साथ एसोसिएट करे बगैर एक ब्लॉक शुरू कर दिया, मैं कर सकता हूं, ठीक है। अच्छा, यहां पर अगर मैं सी आउट करूं x तो क्या जी एरर नहीं आएगा इसका। यहां पर आप सी आउट x करेंगे तो x की जो 10 वैल्यू है वही आउटपुट होगा, ठीक है। अच्छा, बाय द वे एक बात करते हैं, इससे पहले मैं एक और काम करता हूं, वो ये कि अगर मैं यहां पर एक इंटीजर x और डिक्लेयर करूं और उसकी वैल्यू 20 करूं, क्या मसला होगा? अंबर क्या मसला होगा? अंबर क्या मसला होगा? ये मैंने एक इंटीजर x बनाया, आपकी वैल्यू 10 रखी, अब फिर मैंने सी आउट x किया और फिर int x = 20 कह दिया, ये गलती है। क्या गलती है? क्या एरर आएगा? जी, आप रीडिक्लेरेशन रीडेफिनेशन ऑफ ए सेम वेरिएबल नहीं कर सकते, तो आपका ये जो वेरिएबल है वो दोबारा आप नहीं कर सकते, तो ये एरर आएगा, इस लाइन पर एरर आएगा कि ये आप नहीं कर सकते, ठीक है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड जी? 10 और 20 सर एक ही वेरिएबल में दो वैल्यू असाइन करते हैं, एक वेरिएबल को दो वैल्यू असाइन कर रहे हैं, क्या मतलब? आगे आगे कंटिन्यू करते हैं। समझ नहीं आया मतलब बात है। x = प्लीज साइलेंस, हंसी नसीब तो लास्ट लाइन में इरेज कर दो। अच्छा, फिर हाँ 10 के बाद में कॉमन है 20 लिख दूं, ये तो नहीं होता, इधर एक वैल्यू साइन होगी बस, दूसरी वैल्यू साइन नहीं होगी। अच्छा जी, एक और बात, अब अगली जो बात है ना, जो कि आपको शायद ये सारे ब्लॉक के जो तुम्हारे मसले हैं वो शायद हल हो जाएंगे इससे। अच्छा, ये आपने एक ब्लॉक बनाया, ठीक है, इसके अंदर आपने इंटीजर x = 10 डिक्लेयर किया, यहां पर मैं एक और ब्लॉक बनाऊंगा, ठीक है जी। अगर मैं सी आउट करूंगा x, क्या आउटपुट होगा? 10 आउटपुट होगा। एक्चुअली क्या होता है? होता यह है कि अगर इस ब्लॉक में आपने कोई भी वेरिएबल लिखा है तो होता क्या है, पहले वो इसी ब्लॉक में चेक करता है कि इस लाइन से पहले कोई इंटीजर x डिक्लेयर तो नहीं हुआ, नहीं हुआ ना, तो फिर वो इससे ऊपर वाले ब्लॉक में जाता है, इस बार इससे ऊपर वाले ब्लॉक में कहीं इंटीजर x तो डिक्लेयर नहीं हुआ है, वो वाला इंटीजर x डिस्प्ले कर देता है। समझ में आई बात? ठीक है, आगे चलते हैं।
यहाँ पर मैं एक इंटीजर x और डिक्लेयर करता हूँ जिसकी वैल्यू मैं असाइन कर देता हूँ 20। जी ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये होगा। क्यों? क्योंकि इस ब्लॉक में कोई और x डिक्लेयर नहीं हुआ। ये बात समझ आ गई? क्योंकि इस ब्लॉक में कोई और x डिक्लेयर नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि ये उसको अलाउ करेगा, क्योंकि एक ब्लॉक में एक वेरिएबल अलाउ है उस नाम का। जी पहला वाला ब्लॉक बंद करना जरूरी है। पहले वाला जो ब्लॉक आपने शुरू किया वो ब्लॉक बंद करना जरूरी है, which means that ये ब्लॉक बंद करना जरूरी है। ऊपर वाला बंद करेंगे तब नीचे x की वैल्यू 20 होगी। क्या ऊपर वाला ब्लॉक जो आपने बनाया क्या हुआ? ये यहाँ पर बंद हो रहा है, तो ये वाला ब्लॉक यहाँ 20 आएगी कि ये इस केस में सॉरी सर ये वाला बंद करना पड़ेगा पहला वाला, तब x की वैल्यू 20 आएगी। नहीं, जब आप एक ब्लॉक बनाते हैं तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि फौरन उसका एंडिंग क्लोज भी बना दें। फिर साथ ही एक्चुअली आप सी ये कोड ब्लॉक में करते हैं ना, खुद ब खुद बनाते हैं। ठीक है, अच्छा जी आगे बताएं। एक मिनट जो इम्पोर्टेंट बात है वो देखते हैं। अच्छा आप मुझे इस सवाल का जवाब दो, जब मैं इंटीजर x = 20 मैंने कह दिया है, मुझे बताओ यहाँ पे क्या आउटपुट होगा? 10। यहाँ क्या आउटपुट होगा? क्या आउटपुट होगा? ओके लिसन प्लीज, लिसन प्लीज। इस लाइन पर जो आउटपुट होगा वो 10 ही होगा। ठीक है, क्यों? मास्टर जी प्लीज साइलेंस। क्यों? क्योंकि इस लाइन पे आपने जो x आउटपुट किया है ये वाला x नहीं हो सकता। इसकी वजह ये है कि आपने डिक्लेयर बाद में किया, तो इससे पहले आप x जो भी एक्सेस करेंगे वो ऊपर वाला x एक्सेस होगा। हाँ, इंटीजर x = 20 जब आपने कह दिया है, इसके बाद अगर आप सी आउट करते हैं x तो क्या आउटपुट होगा? आप 20 आउटपुट होगा। ये बात समझ आ गई? ऑलराइट, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस? मैं इसके अंदर एक और ब्लॉक बना देता हूँ। जी अगर मैं यहाँ पे सी आउट करता हूँ x, आपके ख्याल में क्या आउटपुट होगा? 20 आउटपुट होगा। अब मैं क्या करता हूँ, एक और इंटीजर x बनाता हूँ और इसकी वैल्यू असाइन कर देता हूँ 30। ठीक है जी, सी आउट करता हूँ x, क्या आउटपुट होना चाहिए? 30। ओके, ये आउटपुट क्या क्यों करेगा x जो 30? क्योंकि बिकॉज ये वाला x जो है आप क्योंकि इस ब्लॉक में ये x नया बन चुका है, तो ये यहाँ पर उसकी डिक्लेरेशन के फौरन बाद अब जो एक्सेस होगा वो सिर्फ ये वाला। ओके अच्छा मुझे आप बताएं, ये ब्लॉक और नीचे लेता हूं, ये ब्लॉक मेरा यहाँ खत्म होता है, ये ब्लॉक मेरा यहाँ खत्म होता है। अब मुझे बताएं कि यहाँ पे अगर मैं लेता हूँ सी आउट x तो कौन सा? असली बताओ, अब अगर मैं कहता हूँ सी आउट x तो कौन सा आउटपुट होगा? 20 क्यों आएगा? या प्लीज समझ जाए, असली बताओ क्यों 20 आएगा? सॉरी, ये वाला ब्लॉक तो मैंने क्लोज कर दिया, ऊपर वाला ब्लॉक अभी यहाँ क्लोज होगा, उससे ऊपर वो मैंने क्लोजिंग सभी की हुई है। इसके साथ ये इसके साथ ये एक मिनट प्लीज, साइलेंस। बाय द वे एक बात तो कंफर्म है कि अगर आपने एक ब्लॉक ओपन किया है और वो क्लोज नहीं किया तो ये वैसे ही रहता है। वो कहता है भाई ब्रैकेट आपने इसी तरह बंद नहीं की, ठीक है, और अगर ब्रैकेट बंद नहीं करो तो पता नहीं कैसे एरर आते हैं, तो ये बड़ा केयरफुल रहना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ आपकी अलाइनमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि आपको पता लग रहा हो ये यहाँ खत्म हो रहा है, ये यहाँ खत्म हो रहा है, ये यहाँ खत्म हो रहा है। ठीक है जी, हमने बाद में क्लोज किया, यहाँ मैं सी आउट x करूंगा, जो ये वाला वेरिएबल x करेगा या ये वाला करेगा या ये ऊपर वाला करेगा, 20 वाला करेगा। क्यों? क्योंकि हमने वो बाद में क्लोज किया। ओके अब मैं बात बहुत सुनो, ये बात ठीक है लेकिन रीजन शायद ठीक नहीं है। जब आप एक ब्लॉक मुझे नजर नहीं आ रहा, नजर नहीं आ रहा, आगे जाओ,
हसन आपको नजर आ रहा है? ओके देखिए जब आपने पूरा ऊपर इंटीजर x बनाया, यहाँ बैठो, जब आपने इंटीजर x बनाया और इसको 10 असाइन किया और सी आउट x किया तो ये जो x है ये आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। फिर जब आप सी आउट x करते हैं तो ये क्योंकि इस ब्लॉक में अभी तक कोई वेरिएबल नहीं बना तो यही वाला x ऊपर वाला ही आउटपुट होगा। आगे जाते हैं, अब आपने इंटीजर x इस ब्लॉक में नया बना दिए, अब जो आप सी आउट करने को कहेंगे तो क्या आउटपुट होगा, ये वाला सी आउट होगा। यहाँ पर आते हैं सी आउट x करते हैं, आपने क्योंकि इस ब्लॉक में नया कुछ x नहीं बनाया तो ये इससे ऊपर वाला बन जाएगा, इसमें कोई नया बना हुआ है तो वो ये वाला x आउटपुट कर देगा। ये बात समझ आ गई, ठीक है जी। यहाँ पर आपने एक नया इंटीजर x बना दिया 30, सी आउट x कर दिया, ये आउटपुट क्या करेगा 30 वाला करेगा। अब ये ब्लॉक खत्म हो गया, जैसे ही कोई ब्लॉक खत्म होता है उस ब्लॉक का जो ये x है वो x भी खत्म हो गया, यानी कि अब ये वाला x एक्सेसिबल नहीं है, ये x एक्चुअली खत्म हो गया, आपके प्रोग्राम में है ही नहीं, ठीक है। आपका जब आप यहाँ पहुंचेंगे, जब आपका कोड एग्जीक्यूट होता यहाँ पहुंचेगा, इस लाइन पर पहुंचेगा तो ये ब्लॉक क्योंकि खत्म हो गया, जैसे ही पूरी ब्लॉक खत्म हो जाता है उसके साथ के वेरिएबल्स भी खत्म हो जाते हैं। ये बात समझ आ गई, ठीक है। तो आप जब आप सी आउट x करेंगे तो ये ब्लॉक खत्म हो चुका है, तो इसका मतलब यहाँ के अंदर जितनी भी चीजें हैं जो नहीं बनाई थी वो सारी खत्म हो गई। इससे ऊपर वाला जो ब्लॉक है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ, तो इसका जो वेरिएबल है वो अभी तक एक्सेसिबल है, तो ये सी आउट x कौन सा वाला वेरिएबल करेगा 21, यहाँ पर आउटपुट होगी 20, ठीक है। एक बात और सुन लेते हैं, यहाँ पर मैं एक और दफा सी आउट कर देता हूँ, सी आउट x जी। अब कौन सा x आउटपुट होगा, अब आउटपुट होगा ओके, व्हाई, बिकॉज ये वाला ब्लॉक भी अब खत्म हो गया, जब ये ब्लॉक खत्म हो गया तो उसी कॉरेस्पॉन्डिंग जितने भी वेरिएबल्स हैं वो डिस्टर्ब बनाने की क्या जरूरत है, वो तो खत्म ही हो जाएगा। सॉरी बनाने की क्या जरूरत है, जब उसने क्लोज करेंगे वो उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि ब्लॉक के अंदर जब कोई चीज आप बनाते हैं तो वो उसी के अंदर होती है। अच्छा अब मैं तुम्हें इसकी एप्लीकेशन बताऊंगा, एक सेकंड, दो बार सी होती है, दो बार सी, मैं तुझे बता रहा हूँ एक एग्जांपल दूंगा। अच्छा अच्छा अब मैं तुम्हें एक बड़ी मजा बात बताता हूँ। अच्छा ये अभी जो तुमने ये 14 सवाल करने, इन 14 सवालों को हम जब अभी आई वुड सजेस्ट के तुम लोगों को कन्फ्यूजन हो रही है कि सबको इकट्ठा करने, आई वुड सजेस्ट कि क्या करो सबके लिए अलग अलग प्रोजेक्ट ही बनाओ, ठीक है। अच्छा उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम ये करेंगे कि आपका प्रोजेक्ट 1 होगा, प्रोजेक्ट 2 होगा, प्रोजेक्ट 3 होगा, सारे प्रोजेक्ट है ना। उसमें आप प्रोजेक्ट जो प्रॉब्लम नंबर 1 है उसका जो भी फंक्शन तुमने बनाया वो फंक्शन मेन से ऊपर तुम कॉपी पेस्ट करोगे, ठीक है। अब उसके अंदर जो तुमने मेन का कोड लिखा था, जो मेन का कोड लिखा था वो तुम क्या करोगे, ये जो मेन है ना इस मेन के अंदर तुम ये एक पूरा ब्लॉक बनाओगे और इस ब्लॉक के अंदर वो जो तुम्हारा पहले प्रॉब्लम का मेन है वो यहाँ पेस्ट कर सकते, ठीक है। ऑलराइट, बिल्कुल इसी तरह एक और ब्लॉक बनाओगे और इस ब्लॉक के अंदर जो दूसरे प्रॉब्लम का ब्लॉक है मेन है, मेन पूरा नहीं पेस्ट करना, मेन के अंदर जो कोड लिखा हुआ है रिटर्न 0 भी नहीं, रिटर्न 0 के हर एक मेन में एक दफा होता है, तो वो जो उसके अलावा है ना वेरिएबल डिक्लेयर करके उनको इनपुट कराया हुआ है जो भी वो पार्ट इधर लिखोगे। इस तरह आपके कितने ये वाले पार्ट्स होंगे, 14 पार्ट्स होंगे। अच्छा इनसे ऊपर हम एक मेन्यू डिस्प्ले करेंगे और मेन्यू क्या होगा, मेन्यू एक्चुअली डिस्प्ले होगा सी आउट, पहला प्रॉब्लम आपने पहला प्रॉब्लम करना है, दूसरा प्रॉब्लम करना है, तीसरा प्रॉब्लम करना है, चौथा प्रॉब्लम करना है, पांचवा प्रॉब्लम करना है और 14 प्रॉब्लम्स की में क्या मेन्यू लिखा हुआ कि आप ये करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं।
उसके बाद आप सीन करवाएंगे यूजर से, जो कि एक चॉइस होगी, ठीक है। चॉइस में वो कहता है फॉर एग्जांपल मैंने तीसरा प्रॉब्लम करना है, तो ये जो ब्लॉक तुमने बनाए थे ना, इन ब्लॉक्स के ऊपर एक इफ लगा हुआ है कि इफ चॉइस डबल इक्वल टू 1 तो ये पहला ब्लॉक चले। अगर इसी तरह इफ लगा होगा इफ चॉइस डबल इक्वल टू 2 तो वो दूसरा वाला प्रॉब्लम चले। इसी तरह चॉइस डबल इक्वल टू 3 तो तीसरा प्रॉब्लम। ये बात समझ? अभी इसके बारे में फिक्र मत करो, ठीक है। ये हमारा काम नेक्स्ट वीक है। अभी हम मैं जनरल बता रहा हूँ ये ब्लॉक बनाने का फायदा ये है, ठीक है। अभी जो हम कोई जल्दी हमें नहीं है, हमें जो अभी प्रॉब्लम करना है वो ये कि हमने आज जितने बजे तक भी हम बैठे हमें ये प्रॉब्लम्स जो है वो कितना कन्वर्ट करके जाए, ठीक है। प्लीज आराम से करें। मैं अभी अब आपको एक बात करता हूँ कि ये रॉक पेपर सीजर वाला प्रॉब्लम को मैं कैसे ट्रांसलेट करता हूँ, ठीक है। इसमें किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है कि ब्लॉक का मकसद क्या है। ब्लॉक का मकसद ये है, ब्लॉक इज ए स्टेटमेंट व्हिच कंटेन्स मेनी स्टेटमेंट्स, ठीक है। आप ब्लॉक चाहे जहां मर्जी लगा दो, ठीक है, लेकिन ब्लॉक के लिए रिक्वायरमेंट है कि ब्लॉक अगर आपने ओपन किया है तो उसे क्लोज करना जरूरी है, ठीक है। ब्लॉक के अंदर जो आप कोड लिखते हैं वो एक दफा इंडेंट कर दिया जाए, यानी एक दफा आगे की तरफ टैब कर दिया, ठीक है। इस तरह इफ के अंदर जो कंडीशन लिखते हैं तो वो एक दफा आगे टैब कर दिया, इफ के अंदर वाला एरिया टैब करें, ये ना कि पूरा पूरा कोड ही टैब करें, ठीक है। तो प्लीज अब आपका कोड प्लीज एक हम्बल रिक्वेस्ट है, बोले कि प्रॉपर्ली नजर आना चाहिए कि ये कोड यहाँ खत्म हो रहा है, ये पीस ऑफ कोड यहाँ खत्म हो रहा है, ये पीस ऑफ कोड यहाँ खत्म हो रहा है, ये ब्लॉक यहाँ खत्म हो रहा है, ये ब्लॉक यहाँ खत्म हो रहा है, ये ब्लॉक यहाँ खत्म हो रहा है। अगर एंड पे जो रिटर्न 0 लिखा था वो मिटा दें तो क्या होगा? रिटर्न 0 मिटा दें, ठीक है। हाँ जी, कोई और बात? अच्छा, आप मैं आपको रॉक पेपर सीजर बना के दिखाता हूँ, ठीक। जहाँ हम ऊपर से वैल्यू रिटर्न करवाते हैं वो कैसे करते हैं? क्या? तो ऊपर अगर हमने कोई सम किया उसको रिटर्न करवाना है तो वो कैसे करेंगे? क्या अभी तो क्या था प्रॉब्लम मान मैं डाला था ना, उसके अंदर हमने एक टीचर लिया था, टीचर का डेसिमल में सारे कन्वर्ट कर दिए, फिर सम ले लिया है, सम को नीचे रिटर्न करवाना वो कैसे करेंगे? वो तो वैल्यू रिटर्न करता है। प्लीज सारे सुने, क्या एक बहुत इंपॉर्टेंट बात से की है, अब इसका जवाब आप लोग देंगे, तो खड़े दो इधर आओ। ये प्लीज लिसन टू दिस प्रॉब्लम के प्रॉब्लम क्या है और इसका आपने जवाब देना है। जवाब मैंने जो आपको बता दिया क्या है, जी इधर आओ, मैं सवाल बताऊं, सवाल क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जब फर्स्ट प्रोग्राम हम कर रहे हैं उसके अंदर हमारे पास डेसिमल्स हमने बना लिया, उसके आपने सम ले लिया, सम को नीचे आउटपुट करवाना तो क्या करेंगे? ये प्रॉब्लम है। साइलेंस प्लीज, साइलेंस। ये देखो ये प्रॉब्लम था, ये डिजिट सम हमने निकाला था, ये हमने फंक्शन बनाया, ठीक है। ये डिजिट सम वाला, इसमें इसने क्या किया कि इंटीजर नंबर इनपुट किया यूजर से ये पैरामीटर पास करता है, ये यहाँ पर एक सम का वेरिएबल बनाता है और सम का वेरिएबल बनाकर उसमें सारी वैल्यू सम करता है, ऐसी है। ये वैल्यू एंड में जो सम में आती है वो वैल्यू रिटर्न कर देता है, ऐसी है। ऐसी है डिजिट सम वाला फंक्शन कॉल करते हैं, डिजिट सम वाला जो भी आंसर आता है वो आंसर रिटर्न कर देता है। अब सवाल इसका ये है कि मैं उसी सम को दोबारा यूज करना चाहता हूँ, आप क्या वो उस सम को यूज कर सकते हैं? क्योंकि वो ब्लॉक खत्म हो गया हुआ है। जब आप वो फंक्शन कॉल करते हैं तो वो ब्लॉक, उस ब्लॉक के अंदर ही वो वेरिएबल बनता है, वो वेरिएबल वही का वही डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो आप उस वेरिएबल को दोबारा यूज नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपने उसकी जो वैल्यू वो रिटर्न कर रहा है, वो वैल्यू गेट करनी है, तो वो आपको मेन में वो फंक्शन कॉल करके एक रिजल्ट बनाना पड़ेगा और रिजल्ट को वो वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी, ठीक है। जिस तरह हमने इस कैपिटल वाले केस में किया या जितने भी और हमने केसेस किए, लेस देन और ग्रेटर देन वाले के किया या मल्टीपल वाले के किया, उसमें हम पहले रिजल्ट जो भी वो आता है वो रिजल्ट हम एक वेरिएबल में रिसीव करते हैं, उसकी बेस पे फिर हम डिसीजन लेते हैं। तो समेशन जो वो रिटर्न कर रहा है वो समेशन एक सम में ही बेशक रिसीव कर लो, लेकिन वो सम और वो सम दोनों डिफरेंट होगी, बेशक वैल्यू सेम होगी लेकिन वो वेरिएबल और ये वेरिएबल दो अलग अलग वेरिएबल, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं आपको रॉक पेपर सीजर बना के दिखाता हूँ। रॉक पेपर सीजर के लिए हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी? हमने एसेंशियली क्या करना है? साइलेंस प्लीज।
प्लीज साइलेंस। हमने एसेंशियली करना क्या है कि ये चौथा प्रॉब्लम है, पांचवा प्रॉब्लम है, उसमें हम क्या करना चाहते हैं, हम एक्चुअली ये डॉक्टर प्रोसेसर गेम करना चाहते हैं। इसमें हमें जो पहला काम करना चाहिए वो ये कि हमें एक फंक्शन बनाना चाहिए, इसका नाम है who wins, ठीक है। और हम क्या लेते हैं इसमें, इसकी रिटर्न टाइप होती है वन एंड इसमें जो आउटपुट इसमें जो रिटर्न करनी है वैल्यू वो करेगा या 1 या 2 या 3। 1 का मतलब प्लेयर 1 जीतता है, 2 का मतलब प्लेयर 2 जीतता है और 3 का मतलब गेम ड्रॉ, ठीक है। इसीलिए इसकी रिटर्न टाइप जो होगी वो क्या होगी, इंट होगी, इसकी रिटर्न टाइप बूल नहीं होगी, ठीक है। इसको पैरामीटर क्या पास होगा, वो होगा इंट भी ले सकते हैं, कैर भी ले सकते हैं। अगर आपने इंटीजर वाले के लिए करना है तो आप इंटीजर के लिए करें, अगर आप कैरेक्टर वाले के लिए करना चाहते हैं तो आप कैरेक्टर करें। जी सर अगर एक फ्रेज के अंदर हम फ्लोट और इंट दोनों रिलेटेड है तो चलेगा। जवाब दें। जैसा आपने वो लिखाएगा इसके अंदर फ्लोट और इंट दोनों डेटा टाइप ले ले तो ये चलेगा। लेकिन आप एक वेरिएबल की डेटा टाइप एक ही लिखते हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि एक आपने इंटीजर लिया और आपने कैरेक्टर लिया, एक आपने फ्लोट लिया। जैसे हमने पावर के केस में लिया था, पावर के केस में एक आपका वेरिएबल फ्लोट था, दूसरा वेरिएबल जो था वो इंटीजर था, हो सकता है। जी आपने एक इंटीजर ही लेता, मैं इसकी वैल्यू कैर लेता हूँ, कैर जी ये पे लेता हूँ प्लेयर 1 की चॉइस और ये है कैर प्लेयर 2 की चॉइस, सही है जी। ये मैंने फंक्शन बनाया, इस फंक्शन की बेस पे आपने बताना है कि हाँ भाई प्लेयर 1 ने जो सिलेक्शन किया और जो प्लेयर 2 ने सिलेक्शन किया उसकी बेस पे मुझे डिसीजन क्या लेना है कि कौन जीतता है, ठीक है। तो पहला इफ किसका लगना चाहिए, प्लेयर 1 का, है ना। अच्छा भाई प्लेयर 1 की क्या कंडीशन थी, प्लेयर 1 की जीतने की क्या कंडीशन थी, तो अगर ये प्लेयर 1 है और ये प्लेयर 2 है, हाँ भाई प्लेयर 1 कब जीतता है, ये सेलेक्ट करें रॉक और सीजर, पेपर रॉक सीजर, ओके। या प्लीज साइलेंस, हाँ ओके। तो हम ये कंडीशन लिख देते हैं इफ, अच्छा ये आर जो है ये क्या है, कैपिटल आर, कैपिटल, ठीक है। ये स्मॉल भी हो सकती है लेकिन मेरे ख्याल में मैं इसको एक ही में कन्वर्ट करके दिखाता हूँ, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो कंडीशन लिखता हूँ इफ P1 डबल इक्वल टू कैपिटल आर एंड P2 डबल इक्वल टू कैपिटल एस, ठीक है। इस ये कंडीशन को मुझे ब्रैकेट में डालना पड़ेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू हो सकती है। तो ये कंडीशन ट्रू है या क्या कंडीशन ट्रू है, P1 डबल इक्वल टू P एंड P2 डबल इक्वल टू, ठीक है। और ठीक है आई वुड सजेस्ट कि इसको लिखने इसी तरह एक लाइन में लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। यहाँ में ब्रैकेट बंद नहीं करेंगे तो ये बेशक वो ये आप आगे कर सकते हैं, जैसे सी इन में हमने किया था और मिस्टर से आप कर सकते हैं जी। दोबारा ब्रैकेट है, ये एक बार क्लीन लगता है, ये कि आप ये कंडीशन चेक करिए, कंडीशन चेक करिए, इसी तरह आप करें P2 जी हाँ P1 डबल इक्वल टू S एंड P2 डबल इक्वल टू क्या होगा P, अगर और अब मैं ये ब्रैकेट बंद करूंगा, ये कौन सा ब्रैकेट बंद किया मैंने, ये वाली फर्स्ट इफ वाली, ठीक है। अगर ये कंडीशन है तो वो क्या रिटर्न करे, रिटर्न कर दे 1, ठीक है। प्लीज ये मैंने कंडीशन लिखने के बाद इस वाली चीज को अंदर इंडेंट किया, ठीक है। ये इधर आएगा, रिटर्न 1 का मतलब ये इस इफ का पार्ट है, इस इफ के अंदर ये कंडीशन आती है, ठीक है। हाँ जी एल्स इफ और इफ एक ही बात है, ये रिटर्न हो चुका है ना। तो इफ अगर क्या हो, अब अगला कंडीशन क्या होगी, ये P1 अभी यहाँ P2 आ जाएगा, P2 की जगह P1 आ जाएगा, ये कंडीशन मैं नहीं लिख रहा, ठीक है। रिटर्न के साथ ब्रैकेट लगाने की जरूरत है, सॉरी क्या वो ब्लॉक किस तरह लगाने की जरूरत है, ब्लॉक लगाने अगर एक स्टेटमेंट आप एसोसिएट करना चाहते हैं तो फिर ब्लॉक लगाने की जरूरत नहीं है, और अगर लेकिन इंडेंट करने की जरूरत है, ठीक है। बेशक कंप्यूटर एरर नहीं देगा लेकिन ये क्लीन कोड करने के लिए आपको अंदर करना चाहिए, ठीक है। ये वाले केस में आपको रिटर्न करना चाहिए 2 और
आखिरी जो है वो यहाँ पर होगा, रिटर्न 3। ये जो रिटर्न है ये इसके अंदर इंडेंट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये किसी भी इफ का पार्ट नहीं है। ये बात समझ आ गई? ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे एल्स लगा देते हैं तो फिर आपको इंडेंट कर देना चाहिए। ये केस ये आपका हो गया। हु विंस हमने लिख लिया। अब हमें क्या करना है? अब हमने इसको हु विंस को यूज करना है। ठीक है जी। ये आपका इंट मेन है, ये आपका इंट मेन है। प्लीज थोड़ा गौर से देखिए, मैंने यहाँ पे एक जानबूझ के एक चेंज की है जो कि शायद आप लोगों ने नहीं की, जिन लोगों ने इवन इम्प्लीमेंटेशन भी कर दी। अच्छा, मैं इंट मेन बनाता हूँ। यहाँ पे ऑफ कोर्स मैं एक कैर बनाऊंगा P1 और P2, जिसमें मैं यूजर से चॉइस लेना चाहता हूँ जी। इसके लिए हमने क्या किया था? P1 को हमने रिसीव किया था गेट कैरेक्टर में। ठीक है, पहले प्लेयर की चॉइस ली, मैसेज वाला डिस्प्ले में नहीं करना, वो आप खुद करेंगे। इसी तरह आपने P2 सेकंड प्लेयर की चॉइस ली, यहाँ पर आ गया गेट। ठीक है, ऑलराइट। अब एसेंशियली आपने क्या करना है? अब आपने इन दोनों प्लेयर्स की सिलेक्शन की बेस पे डिसीजन लेना है कि क्या है। बाय द वे एक चीज और भी रहती है, वो ये कि रिटर्न 3 डायरेक्टली नहीं होगा, बल्कि होना चाहिए शायद क्या, if P1 डबल इक्वल टू P2 तो करे रिटर्न 3। रिटर्न 4 भी हो सकते हैं। हाँ, और आखिर में करे रिटर्न 4। रिटर्न 4 का क्या मतलब है? रिटर्न 4 का मतलब है इनवैलिड इनपुट। ठीक है, रिटर्न 3 का मतलब क्या है? सर उसके साथ और भी होगा, अगर P1 R S और P इन तीनों के भी इक्वल है। एक्सीलेंट पॉइंट। ठीक है, यू राइट। इस साथ से डबल इक्वल नहीं होंगे, दोनों ही अगर टी सिलेक्ट कर लेते हैं तो वो भी ट्रू आ जाएगा। बट खैर चलो, ये तुम थोड़ा लग गया, अच्छी बात है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आपने गेट कैरेक्टर कर लिया। गेट कैरेक्टर करने के बाद अब आपने रिजल्ट पूछना है। ठीक है, रिजल्ट आप किससे पूछेंगे? इस फंक्शन से पूछेंगे। ठीक है, ये आपको अगर आपसे कॉल करेंगे, आप लिखेंगे हु विंस। अच्छा, हु विंस को हमने यहाँ P1 भेज दिया और यहाँ पे P2 भेज दिया। अच्छा, इशू क्या है? इशू ये है कि हु विंस में आपने जो इम्प्लीमेंटेशन लिखी हुई है वो कौन से लेटर से की हुई है? कैपिटल लेटर से, और हो सकता है कि वो स्मॉल लेटर्स भी इनपुट कर। ठीक है, अच्छा, अब मैं यहाँ पर जो आपने प्रीवियस क्वेश्चन में इस कैपिटल या इस स्मॉल करके यूज किया है, उसको यूज करके मैं एक बड़ा मजेदार काम कर सकता हूँ। वो ये कि अगर उसको थोड़ा एक सिंपल सा काम करते हैं। इफ मैं कहता हूँ इफ P1 डबल इक्वल टू, इसने अगर स्मॉल r लिखा है, ठीक है, अगर स्मॉल r लिखा है तो मैं इसको कैपिटल R में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। ऐसी है, ऐसी है ना? अच्छा, एक बात बताएं, आपको याद है स्मॉल a की वैल्यू क्या थी? 97। ठीक है, कैपिटल A की वैल्यू क्या थी? 65। ये आपको याद है ना? अच्छा, अगर मैंने अगर उसने जो एंटर किया है वो स्मॉल a होता और उसको मैंने कैपिटल A में कन्वर्ट करना होता, कितना मुझे उसको माइनस करना पड़ता है? 97 माइनस 55 कितना होता है? 32। अगर मैं उसमें से अगर एक कैरेक्टर में से मैं 32 माइनस कर दूं तो अगर वो स्मॉल लेटर था तो वो क्या बन जाएगा? कैपिटल लेटर बन जाएगा। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड मैंने क्या किया है? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड मैंने क्या किया है? कि अगर मैं किसी स्मॉल, अगर जो यूजर ने इनपुट किया है वो क्या है? स्मॉल लेटर था, उसमें से मैं -32 कर दूं तो वो कैपिटल लेटर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि आस्की वैल्यू में कितना डिफरेंस है? 32 का डिफरेंस है। तो अगर मैं उसकी आस्की वैल्यू में 32 का डिफरेंस कर दूं तो वो क्या हो जाएगा? वो कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बात समझ आई? आप देखें मैं क्या करता हूँ, ये जो मैंने छोटी सी ये क्या क्या लगाना थे ना, उसकी जगह मैं ये काम करता हूँ। इफ, हाँ जी सॉरी, इफ my P1 selection यानी is small, is small letter, और इसमें मैं P1 पास कर देता हूँ। अगर जो P1 की चॉइस है वो कौन सा लेटर है? स्मॉल लेटर है, तो उसको मैं किस में कन्वर्ट कर देता हूँ? कैपिटल में। वो कैसे कन्वर्ट करूंगा? P1 इज इक्वल टू P1 माइनस 30। सो सिंपल। इसी तरह if G
इज स्मॉल और यहाँ क्या पास करूं P2। अगर P2 में उसने स्मॉल एंटर किया तो कैपिटल में कैसे एंटर करूंगा P2 इज इक्वल टू P2 माइनस 30। ठीक है, अब आपको कंफर्म पता है कि दोनों के दोनों यूजर्स की जो आउटपुट है वो क्या है, सॉरी दोनों के दोनों यूजर्स की जो सिलेक्शन है वो सिलेक्शन क्या है, कैपिटल लेटर। ठीक है, अब आप बड़ा आराम से रिजल्ट कंप्यूट कर सकते हैं। वो कैसे, अब हु विल्स कॉल करें। ठीक है, हु विल्स में P1 भेजें और P2 भेजें। अब आपको कंफर्म पता है कि P1 जो है वो कौन सा वाला लेटर होगा, कैपिटल लेटर होगा, और जो P2 होगा वो कौन सा लेटर होगा, वो भी कैपिटल लेटर होगा। तो अब आपको वो चेक लगाया था ना, तो सारे आपने वो चेक आपको नहीं लगाया। ठीक हो गया जी। हु विल्स में आपको क्या देना है, कोई रिजल्ट देना है, इंट रिजल्ट। व्हाई इंट, बिकॉज़ इसलिए या 1 रिटर्न करना है, या 2 रिटर्न करना है, या 3 रिटर्न करना है, या 4 रिटर्न करना है जी। अगर कोई कैपिटल ए पहले दे दे तो ये इस स्मॉल चलेगा ही नहीं, तो वो उसको वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह इस दूसरा वाला भी कैपिटल लेता है तो दोनों चेंज नहीं होंगे। ठीक है, इसलिए मैंने लिखा है अगर तो स्मॉल है तो -32 करें, अगर स्मॉल नहीं है तो 32 माइनस करने की जरूरत नहीं। ठीक हो गया। हाँ, इस स्मॉल फंक्शन बनाया तुमने यार, क्या बात कर रहे हो। हाँ, तो तुम्हें इससे ऊपर एक और फंक्शन बनाना है, वो स्मॉल वाला कॉपी कर रहे हैं। तो तुमने जो पहले बनाया था उसको रीयूज कर रहे हैं, कमाल नहीं हो गया। अच्छा जी, आता आ जाए सारे प्रोडक्ट के लिए, सारे प्रोडक्ट के लिए है। अगर ये स्मॉल बी है, स्मॉल बी की आज की वैल्यू क्या होती है 98, और इसकी कैपिटल बी कितनी होती है 66। कितना माइनस कर दो आता है, इसमें सारे तकलीफ है ना। ठीक है, ऑलराइट। इंटीजर की जब हम इसे इंटीजर से करते हैं सर ये स्विच बार होती है। अच्छा जी, हाँ बताएं सर। ये काम एक मिनट आगे बढ़ो। ऑलराइट, हु विंस का रिजल्ट आपको पता लग गया। अब आपको इसके बाद क्या करना चाहिए आपके सामने, हाँ साहब बताओ। बिल्कुल, स्विच लगने चाहिए। स्विच में कितने केसेस होंगे, 1 2 3 4, 4 केसेस हैं। 4 केसेस का रिजल्ट क्या होगा, कौन अगर केस 1 है तो 1 जीता, 2 है तो 2 जीता, 3 है तो ड्रॉ, या 4 है तो इनवैलिड इनपुट। ये समझ में आ गई बात, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ओके। ऑलराइट, प्लीज ये आज हमने हर सूरत में एक बड़े से पहले ये कोड कंप्लीट करना है। इसको मैं फिर इसकी एक छोटी सी अपडेट रहती है, और वो अपडेट क्या हम लोग बता देता हूँ, वो फिर थोड़ा सा सोचते हैं जिन्होंने कर लिया उसको उसके बारे में सोचें कि कैसे करेंगे। अच्छा, तो वो है ये कि हमने फिर ये एक दफ़ा गेम खेल ली ना, तो उसके बाद हमने भी उससे पूछते हैं क्या ये दोबारा गेम खेलना चाहता है, वो तो बड़ा सिंपल। लेकिन अगला इशू ये है कि हमने ये गेम तब तक खिलवाते रहना जब तक कि वो खेलते रहते हैं। ये एक्चुअली ये रॉक पेपर सीजर का टूर्नामेंट होता है। ठीक है, अच्छा, अब हमने एंड में क्या करना है, एंड में बताना है कि इसने या ये प्रोग्राम जब चलाया था तो इस प्रोग्राम ने कितने दफा ये गेम खेली। ठीक है, चुप कितनी दफा ये गेम खेली, और गेम में इतनी दफा प्लेयर 1 जीता, इतनी दफा प्लेयर 2 जीता, इसीलिए प्लेयर 1 जो है वो विनर। ये हमारा इन दी एंड टास्क है, ये हमने आज आप शुरू में कंप्लीट करना है। बाकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप आराम से अगर आप यहाँ बैठना चाहते तो बैठ जाए, हम आपके साथ शाम तक बैठे हुए यहीं पर बैठे हुए। मैं रिजल्ट आप करवाइए, आप कोई मसला है आप जाना चाहते हैं चले जाए, आप यहाँ बैठ के काम करना चाहते हैं अगले पूरे प्रॉब्लम के ऊपर तो आप कर सकते हैं। प्लीज अब आप ये इस पे काम